बहुत लकी हैं जो हमसे दीदी मिलने के लिए आए हैं। हम दीदी को मिलने गए या दीदी हमको मिलने आए, क्या कहेंगे? है ना, अगर हम उस क्लास में होते तो क्या कहते? और दीदी यहाँ आए तो लकी हो गए ना हम। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, दीदी हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो दीदी, हम रोहतक सेंटर है और मैम उस सेंटर से ये सब कन्याएं आई हुई हैं। हाथ खड़े करें जो मैम सेंटर से आई हैं। एक ही सेंटर से दीदी सभी कन्याएं आई हुई हैं। हाँ जी, तो विशेष आपसे मिलने का था। ओम शांति। बाबा के घर में कुमारियों का सदा सम्मान है, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा द्वारा यज्ञ रचा, तो यही आदेश दिया कि माताओं और बहनों के द्वारा ही विश्व कल्याण का कार्य करना। वंदे मातरम कहा जाता है, भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। भाई धन कमाते हैं, पर धन की देवी किसको कहते हैं? लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी को। दुनिया में भाइयों को बहुत पढ़ाते हैं, अब तक पता है ना क्या हाल थे। अभी भी कितनी बहनों को मना होती है, पर विद्या की देवी सरस्वती कही जाती है। क्यों? क्योंकि संगम युग में बाबा ने बहनों को निमित्त बनाया। भगवान आकर जब अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान देते हैं, तो वो सत्य ज्ञान दान के लिए देखो बहनों को निमित्त बनाए। देखने में एक बहन पर कितनी अनेक बहनों का कल्याण करते, कितने अनेक भाई बहनों के जीवन पवित्र और योगी बनाते हैं। तो हमें बाबा मिला है, सत्य ज्ञान मिला है। अगर ये निश्चय है, परख है कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं लगता है ना। जब ये सत्य मिल गया और खुद भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं। हर बात बाबा हमें रोज समझाते हैं। मुरली सुनते हैं आप सभी कि नहीं सुनते? पहली बार आए? हाँ, तो पहले इसका जो फाउंडेशन है, यहाँ भी आप क्लास अटेंड कर रहे होंगे ना, ये ज्ञान है, इसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं, ये कोई शास्त्रों की कथा कहानियाँ नहीं। ये नॉलेज जीवन में उपयोगी बनती है। हमें इस दुनिया में कैसे जीना है, हमारे स्वभाव संस्कार कैसे, हमारी वाणी कैसी हो, हमारा व्यवहार कैसा, ये यहाँ सिखाया जाता है। इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बन जाता है स्कूल कॉलेज में पढ़कर, पर इंसान सच्चा इंसान कैसे बने, वो बाबा सिखाते। तो इसका फाउंडेशन कोर्स आप ज़रूर करो, ये शिविर के हर लेक्चर करो, बहुत उपयोगी ज्ञान। देखो दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे, शादी करेंगे तो भी परिवार में रहना है, घर में रहते हैं माँ बाप भाई बहन, वो भी वैरायटी स्वभाव संस्कार है, नौकरी करेंगे वहाँ भी सब वैरायटी स्वभाव संस्कार वाले हैं, और इसलिए हर स्थान पर सहन भी करना है, एडजस्ट भी करना है। तो इस ज्ञान और योग की शक्ति से बहुत अच्छी आप में ये पावर्स आएगी।
तो हम भी आपकी तरह ही आए थे 14 साल के। आप में से कौन कौन 14 साल के? हाँ, बस देखो हम इसी आयु में आए थे, बाबा का ज्ञान लिया था और फिर 16-17 साल में तो बाबा के बन गए। हाँ, तो अच्छी तरह ज्ञान को स्टडी करिए, इससे आपको बहुत फायदा। ओम शांति। ओवरऑल अगर हम देखें, और आप लोगों ने कोर्स भी किया है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, वो प्ले कर रहा है। तो जो कुछ भी छोटी बातें हो रही हैं उनको हमें पर्सनली नहीं लेना है। अगर मैं कोई भी बात को, हर बात को पर्सनली लूंगा, इमोशनली लूंगा, तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो वो अपना कर सकते हैं, उसमें सॉल्यूशन क्या है। जैसे आपका भी है कि आपने इंटरव्यू तो दिए, डिसाइड भी किया कि ये करना है, पूरी मेहनत भी कर रहे हैं, वो करते रहो, साथ ही साथ वाइब्रेशन भी दिया करो उन लोगों को। इंटरव्यू से पहले मैं बाबा को याद करती हूँ और बाबा से पूछना चाहती हूँ कि मुझे इस कंपनी में जाना है, पर्ची डालती हूँ, कैसे होगी। अगर बाबा ने मुझे बोल दिया कि इस कंपनी में जाना है तो मैं उस कंपनी में डालती हूँ। अगर बाबा ने बोला नहीं जाना नहीं, हाँ, अच्छा बोल लो, पहले बोलो। तो क्या ये सब सही है? नहीं, सही नहीं है। ये ब्लाइंड डिपेंडेंसी है। बाबा हमें क्या बना रहा है? इंडिपेंडेंट बना रहा है। तो ये चिट्ठी डालना लॉजिकल नहीं है। डिसीजन आपको लेना है कि जाना है कि नहीं जाना है। बाबा ने कभी भी नहीं बोला कि मैं किसी को कुछ बताता हूँ, ना बीमारी के बारे में बताता है, ना कुछ वो बताता है कि तुम ये नौकरी कर लो, शादी कर लो, नहीं कर लो। ये आपका खुद का डिसीजन है, चॉइस है। और लाइफ का गेम ही पूरा चॉइस का है कि आपको चॉइस ए लेना है कि बी लेना है। वो आपका खेल है। चिट्ठी तो कभी भी इधर आएगी, उधर आएगी, फिर आप ब्लेम करेंगे। तो बाबा ये गेम खेलता ही नहीं। टोटली मैं तो मना करता। इससे क्या होगा? आपका माइंड डिपेंडेंट हो जाएगा और हर चीज के लिए फिर आप चिट्ठी डालो। ऐसा नहीं करना, आपको अपना डिसीजन खुद का लेना है। इसीलिए तो थिंकिंग, जो हमारे थॉट्स है, जो भी डिसीजन लेना है उसके लिए थॉट्स को क्रिएट करो और वो दो उनको और करो काम, अगर करना है। बाकी ये चिट्ठी वाला तो ब्लाइंड फेथ है, मैं इसमें बिल्कुल एग्री नहीं। बाकी रहा छोटी बातें, तो अपने को कोई भी बात जो हर्ट करे, अनवांटेड, तो उसको लो ही मत ना। हर बात, हर नाटक में हर कोई अपना गेम खेल रहा है और उसके अनुसार बोल रहा है। तो उसके अनुसार जो भी जो बोल रहा हो रहा है उसको देखो, इवेल्युएट करो और फिर एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। बाकी पॉजिटिविटी धारण करके रखो। जो करना है उसको पहले से प्लान करो, सोचो और फिर करो। जो आपने देखा, कल मैंने कईयों का बताया, कोई उन्होंने चिट्ठी डाल के कुछ किया क्या? वो जो गेम खेलना चाहते हैं 100% खेला। तो जो भी गेम खेलना है 100% खेलो। जो भी फील्ड आपको लेना है प्यार से उसको पूरा खेलो, पूरी तरह से, लगन से। तो उस फील्ड के आप मास्टर बन जाएंगे। आज की दुनिया में, इकोनॉमिक वर्ल्ड में, लोग ये देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। एजुकेशन का रोल इतना रहता है।
बाकी रोल आपका खुद का रहता है कि आप क्या कर सकते हैं। लोगों की जो डिमांड रहती कंपनी की जो भी, तो उस पर आपको पूरा उतरना पड़ेगा और 100% खेल खेलना पड़ेगा। स्टीव जॉब जो एप्पल कंपनी का सीईओ रहा था 93-94 में, वन ऑफ द बेस्ट सीईओ रहा। लोगों ने पूछा आप अपनी कंपनी को जीरो से टॉप पर कैसे ले गए, तो उसने कहा पहला हर दिन अपने से पूछता था आज का दिन दिया गया है तो क्यों दिया गया और मुझे क्या करना है आज के दिन, और जो करता था 100% करता था। और तीसरा, लर्न टू से नो। लर्न टू से नो का अर्थ है कि नेगेटिव को नो करना है। जो एरिया आपके काम का नहीं वहां नो करिए, एनर्जी को वेस्ट नहीं करिए। जो एरिया आपके जीवन के मकसद से जुड़ा हुआ है वो करिए। बाकी जो काम के नहीं, जहाँ खुशी नहीं मिल रही, खुशी तो ठीक है, पर जहाँ आपको खुशी नहीं मिल रही वहां नो करिए। फोकस जितना रहेंगे, कंसंट्रेट रहेंगे, उतना आगे बढ़ते हैं। जो ऑपरा विनफ्रे का भी कहा था, उसने क्या कहा था, मैं अपने अंदर की इंट्यूजन को सुनती हूँ। तो आपको भी क्या करना है, अपने इंट्यूजन को डेवलप करिए और जो अंदर से आवाज आए उसको करिए। तो फिर आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर हो जाएंगे। कंपनी में गए, आपको डिसीजन लेना है, तो बार बार चिट्ठी डालोगे क्या कि ये लूं कि ये लूं, तो वो नहीं करना। अपने को ब्लाइंड ज्ञान में ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। मैं सीधा कह रहा हूं, क्योंकि इससे कई लोग डूब गए। उन्होंने अपनी दुकानें बेच दी, ये कर दिया, ये नाम दिया और भोग लगा दिया, और वापस गए तो वो आदमी ने कहा नहीं मुझे बेचना ही नहीं है। तो ये चक्करों में जाना ही नहीं। बाबा आपको जो टच कर रहा है वो करिए। गेम किसका हो रहा है? मन, बुद्धि, संस्कार। तीनों गेम खेल रहे हैं। अब तीनों गेम खेल रहे हैं, मन सोच रहा है, बुद्धि डिसीजन दे रही है, और संस्कार हमारा पुराना कभी कभी बीच में आ रहा है। पर मेरे को क्या करना है, अगर मन ने जो कहा सोचा और बुद्धि कह रही है कर, तो कर दो। हर एक में 100% आंसर नहीं आएगा, 70% आंसर भी आ जाए तो कर दो, 60% भी आ जाए तो कर दो। आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। जो आप सोच रहे हो, डिसीजन लिया है, आप कंफर्ट हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है इंटेस्टाइन में, इसका अर्थ है आप कर। जो मैंने कहा था एक ब्रेन ये है, एक ब्रेन ये है, हमारा इंटेस्टाइन। जो यहाँ हम लेते हैं उसका असर यहाँ पर आता है, यहाँ पर टेंस लगेगा। तो अगर लग रहा है फिर से रीथिंक करो, फिर सोचो। तो गट फीलिंग एक बार आपकी आ जाएगी नेचुरल, तो आपके डिसीजन ना इमोशनल होंगे, ना ओवर थिंकिंग वाले लॉजिकल होंगे। अपने आप उस परिस्थिति का, प्रॉब्लम का, डिसीजन का सॉल्यूशन आएगा। थोड़ा शांत होकर बैठना पड़ता है, 5 मिनट सोचो और फिर जो आंसर अंदर आ जाए वो करो। डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी भी बात से, और लाइफ के हर गेम को टैकल करना है।
स्किल्स 20% सक्सेस देता है, स्ट्रेटजीज 80% सक्सेस देता है, IQ 20% सक्सेस देता है, इमोशनल इंटेलिजेंस 80% सक्सेस देता है। तो हमें क्या होना है? इमोशनली स्ट्रांग होना है, इमोशनली ट्रैप नहीं, फंस नहीं जाना है। ट्रैप, हमारे खुद के थॉट्स भी हमें ट्रैप कर लेते हैं। मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, तो फंसे हुए हैं। डुअलिटी उसमें नहीं है। क्लियरिटी हो तो आंसर आएगा ही आएगा कि ये आंसर ठीक है। लीडरशिप में किसी भी टॉप पोस्ट पर आपको डिसीजन लेना है, आपको खुद को लेना है। एसपी होता है, कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, उसको 1 सेकंड में ऑर्डर करना पड़ता है, शूट करें कि नहीं करें, उसको उसी समय ऑर्डर देना पड़ता है। तो वैसा हमें बनना है। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाए। डिपेंडेंट नहीं बनना है, निराधार बनना है। आधार लिया तो कहीं ना कहीं फंसेंगे। क्योंकि एक डॉक्टर हमारे यहाँ करता था, हर बात को पूछता था, संदेश में आए तो करूँगा, पर उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा नहीं करना कभी। अपनी टचिंग खुद ले। आप बैठो बाबा से, देखो क्या हो रहा है, कैच किया और करो। से नो का अर्थ क्या है कि थोड़ा बहुत तो चलता है, वेस्ट सब लोग करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करो, यानी उसको वेस्ट नहीं समझो। थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन चाहिए। बाकी जो बताया कि जिस एरिया में मेरा मकसद कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे काम का नहीं है, तो वो एरिया को नो कर। बिल्कुल सीरियसली हमेशा योग करते रहना, वो नहीं। योग का अर्थ है जो आज की मुरली में आया। क्या आया आज की मुरली में? क्लियर कट बोला मुरली में बाबा ने। बताओ, फिरते कर्म करते हुए योग करना। योग का अर्थ ये नहीं, यही मुरली का बता रहा हूं। योग का अर्थ ये नहीं कि बैठ कर करना। वो ठीक है, जब आप थोड़ा टाइम मिलता है कर लिया, फोकस कर लिया, पर हमारा माइंड और बुद्धि चलते फिरते कनेक्टिविटी है। क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगा, सिचुएशन आएगी, एकदम आएगी, और आप कहीं और हो, तो उस समय क्या करोगे? किसी भी आधार के बिना मेरा योग चलता है। बाकी जब वो जो लोग हम लोग करते हैं सेंटर पर जाकर बैठकर, वो ठीक है, वो हमारे माइंड को ट्रेन करता है। बाकी हमारी प्रैक्टिस इतनी, जो बोलता है बाबा 8 घंटे, तो हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि मैं काम भी कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, ड्यूटी भी कर रहा हूँ, और मेरी कनेक्टिविटी है। देखो, साधन दिए गए हैं यूज करने के, उसको करना है करिए, पर उतना ही करिए जितना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करना, पर हर समय उसको लेकर बैठ गए हम कि हर सेकंड में देख रहा हूं, हर सेकंड देख रहा हूं, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
भाई साहब व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ये अभी अभी से ही छोटी उम्र में सोशल मीडिया यूज़ करें तो इसका आगे जाके क्या इफ़ेक्ट आएगा? इफेक्ट देखो, खेल का सीक्रेट क्या है? मैं मास्टर हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, तो मेरे हाथ में है कि कितना मेरे को देखना, कितना नहीं देखना है। मैं कभी भी ये नहीं कहता ब्लाइंडली कि मत करो, करो, पर मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे। ठीक है, कनेक्टिविटी हर एक को चाहिए आज की दुनिया में, हर एक को लगता है मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, तो करें। बुरा या अच्छा आपके हाथ में है। आपको भी मालूम है कि इस चीज का मैं उपयोग कर रहा हूँ, इसका मिसयूज तो नहीं हो जाएगा। जैसे कई लोग पिक्चर डाल देते हैं, उसका मिसयूज होता है। तो इमोशनली, साइकोलॉजिकली मेरे को कहाँ कैसे टैकल करना है वो आना चाहिए। डायरेक्ट जैसे कहीं रिजेक्ट किया आपने, किसी लड़के को भी किया, कुछ किया, तो ईगो टकराता, तो वो मारता तभी है। तो अब उस गेम में क्या करना है, उसको इमोशनली इतना साइकोलॉजिकली बात करते करते उस जगह से निकल जाओ। ये खेल आजकल, क्योंकि हर एक का ईगो बहुत बढ़ गया है और हर एक इमोशनली सेंसिटिव हो गया है। जो मैंने कहा कार को ओवरटेक नहीं करने दिया, वो व्यक्ति ने उतर कर उसको ही मार दिया। तो अच्छा, हम जा रहे हैं गाड़ी पर और कोई ओवरटेक कर रहा है, हम कंपटीशन में नहीं जाए। तो इसको कहते हैं इमोशनली मैच्योरिटी। एक मैच्योरिटी रहेगी तो आपको खेल खेलना खुद का आ जाएगा कि कहाँ क्या कितना करना है। फंसना नहीं है, जो मैंने कहा इमोशनली ट्रैप नहीं हो जाना है। हमारा ब्रेन क्या करता है, लोअर ब्रेन क्या करता है, इमोशन बनाता है, और अगर हम उसी में ट्रैप हो गए, हमारा डिसीजन इमोशनली बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। इसलिए उससे ऊपर उठकर डिसीजन लेना है। जो बाबा कहता है त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी का अर्थ है कि मैं तीनों कालों को देखकर वो काम कर रहा हूँ, और जो भी कर रहा हूँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की है, मेरी खुद की। और बाबा ने हमें ट्रेन कर दिया है, सशक्त एम्पावरमेंट कर दिया है कि हम अपना काम खुद लें, हमारी चॉइस खुद की है, और चॉइस हमारी थिंकिंग के ऊपर है। कभी ये नहीं सोचना कि विनाश होगा, ये होगा, वो होगा, हम करें कि नहीं करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें। जो ड्यूटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जो रोल दिया गया है, उसको पूरा ही करना। मैं भी जब मेडिकल कॉलेज में आया एमडी करने, तो उस समय अरे विनाश हो जाएगा, क्यों कर रहे हो एमडी। आज वो नहीं करी होती तो मेरी हालत तो खत्म था। तो वैसा कुछ नहीं फंसना है। कोई भी बाबा ने स्टेटमेंट नहीं दिया है कि विनाश कब होगा, और जिन्होंने दिया वो आउट हो गए, यानी कोई काम ही नहीं हुआ। हमें पढ़ते रहना है, लौकिक भी पढ़ना है, अलौकिक भी पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। अनलेस आपका रोल चाहते हो कि हम सेवा करें, तो वो आपको देखना। मेरा मेन गेम है कि ट्रैप में फंसना नहीं है, पिंजड़ा है, और एक बार पिंजड़े में फंस गए, ट्रैप में आ गए, तो पूरी लाइफ ही खत्म हो जाती।
हमें पावरफुल बनना है, सशक्त बनना है, अपनी चॉइस खुद लेते रहना है, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है और उसके अनुसार आगे बढ़ते जाना है। प्लस माइनस डिसीजन होते हैं, कोई उससे घबराना भी नहीं है। कुछ कम हुआ तो कोई बात नहीं, जो कल भी बताया था फेल का अर्थ क्या हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो उससे घबराना नहीं है कि मेरा निर्णय गलत था। कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, केवल वो सिखाने आया है कि ये नहीं है ठीक, इससे बेटर करना है। जैक मा का मैंने एग्जाम्पल दिया था, कॉलेज एडमिशन में प्रॉब्लम आए, जॉब रिजेक्ट हुए, पर उसने अल्टीमेट अपनी कंपनी अली बाबा डाली और आज वो बिलियनर है। तो कोई भी डिसीजन वो नहीं होता रॉन्ग। और उसने खुद कहा, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहता कि तुम्हें गोल्ड मेडल लेना है, फर्स्ट लेना है। बोला एवरेज रहो, जितना तुम एवरेज रहोगे तुम्हारा माइंड काम करेगा। और आज की ग्लोबल दुनिया में गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, शार्प माइंड चाहिए। लोगों को प्रोडक्टिविटी चाहिए। आज जो बच्चे, मैंने कई देखा, जो बच्चे 8वीं में पास नहीं हुआ, वो कंप्यूटर में इतनी उसने मास्टरी कर ली कि बड़ी कंपनी ने उसको हायर कर लिया एज ए हैकर। तो जिस फील्ड में घुसे हो उस फील्ड की कंप्लीट मास्टरी कर लो। लोगों को वो चाहिए। मैं अगर कारपेंटर को बुला रहा हूँ और वो मेरा काम परफेक्ट करके दे रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं उसकी एजुकेशन से, पर उसने मेरे को परफेक्ट करके दिया। तो एजुकेशन का रोल एक लिमिट तक रहता है, उसके आगे का रोल आपका ये रहता है इंटेलेक्ट का। रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है, रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो मेरे को क्या चाहिए मैं वो दबाऊंगा। कोई भी घटना को पर्सनली मत लो, खुद पर लगाओ नहीं। उसको लगा के रखोगे तो रोगे। वो जो भी कह रहा है, जो भी है, वो मेरे लिए नहीं है। और अपन ने लेसन सीखा कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग है, हर आत्मा डिफरेंट है। जब पहला लेसन क्लियर हो जाएगा कि हर आत्मा का यूनिक पार्ट है, हर आत्मा में अपना पोटेंशियल है और हर आत्मा अपना अपना प्ले कर रही है, तो हमें साक्षी होकर भी देखना पड़ता है। डिटैच ऑब्जर्वर कर रहा है, करे। मैं अगर उसकी बात को लगा के रख लूंगा, क्यों कहा, तो वो तो फिर प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और वो हर लेवल पे आएगा, ऑफिस में आएगा, परिवार में आएगा, दोस्तों में आएगा, वो तो आता ही रहेगा। पर जिस दिन मैंने ठान लिया कि मेरे को इसका कोई असर नहीं होता, मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, आई एम द मास्टर, जो सम्मान है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बस। और लेट गो करना आना पड़ेगा। जो टेक्निक मैंने भी सीखी वो यही है कि लेट गो करना आना पड़ेगा। 1 घंटे में जो बात हुई वो अगले घंटे में याद ही नहीं रहा, वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं। कल की क्लास का मुझे कोई याद नहीं, किसने क्या कहा हुआ, लेट गो। अब नया गेम, अब इस समय मेरे को नया गेम खेलना है। हर सेकंड में अपने गेम को बदल रहा हूँ। जो आयशा चौधरी का भी बताया था, जो बहन
बीमार भी हुई और पर 16 साल तक, ऑलमोस्ट 20 साल जी। तो उसमें क्या था, उसका खेल का सीक्रेट उसने बताया, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। इस समय मैं यहाँ पर हूँ और ठीक हूँ। और जो दूसरा प्रिंसिपल है साइकोलॉजी का, आई एम परफेक्टली इम्परफेक्ट। आई एम परफेक्ट भी है पर इम्परफेक्शन भी है। आई एम परफेक्टली इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्शन हर एक में है। ऐसा कोई नहीं होगा कि 100% वो बिल्कुल है। वो तो बाबा ने भी कहा एंड में बनेंगे। थोड़ी बहुत गलतियां मिस्टेक होती रहेंगी, होने दो, वो तो पार्ट है ह्यूमन बीइंग का। उसको वहीं छोड़ दिया। अब मैं ही कभी कभी दूध रखता हूँ, मैं दूसरा कुछ करने लगता हूँ, गिर जाता, मैंने कहा ओ ठीक है कोई बात नहीं, पोंछ लो फिर आगे बढ़ो। अब उसके ऊपर रोते रहूं मैं दूध के ऊपर तो क्या हो, तो गिरा तो गिरा। तो उसके ऊपर अपन ओवर थिंकिंग नहीं करें। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इवन अवर प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम भी परमानेंट थोड़ी आए हैं गए जाएंगे। ये लॉरेन हार्डी और चार्ली चैपलिन ने कहा था, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। पर उसको कैसे ठीक करना वो हम सीख लें। प्रॉब्लम आया है, सॉल्यूशन निकालें। लीडर वही आज के दुनिया में टॉप पर जाता है जो सॉल्यूशन निकालता है। प्रॉब्लम आया सॉल्यूशन, प्रॉब्लम आया सॉल्यूशन। जो मैंने कल बताया देवघर वाला, झारखंड का, जो केबल कार अटक गई। अब सब ने उसमें मेहनत करी। पहली बार मैंने देखा कि हर कोई मदद कर रहा है, गवर्नमेंट भी, लोग भी, आर्मी भी, एयरफोर्स भी, हेलीकॉप्टर आ रहा है धीरे धीरे, पुल कर रहा है, ले रहा है, क्योंकि एकदम तो कर ही नहीं सक रहे थे, वो थी केबल वायर थी। तो कितने 3 दिन लग गए उनको निकालने में, और 3 दिन तक उन लोगों ने खाया पानी भी और ना खाया। 3 दिन ऐसे थे केबल कार में, थोड़ा बहुत आ गया था। तो सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम वाली दुनिया है तो सॉल्यूशन वाली भी दुनिया। बाबा कहता है ना, हर समय माया बैठी हुई है टेस्ट करने के लिए, और अपने को पता ही नहीं रहता कब क्या हो जाए। तो सेंसिटिव नहीं होना। इमोशनली सेंसिटिव वो होते हैं जिनको पता नहीं आत्मा का नॉलेज। हम सबको नॉलेज है, मास्टर सर्वशक्तिवान है, पावरफुल है, तो काय को वो करना। और दूसरा सीक्रेट पता लग गया कि हर एक का पार्ट है, उसके पार्ट को देखकर अपन क्यों वो हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपका ही नहीं, पूरी साइकोलॉजी इस पर डिपेंडेंट है। अगर मैं कहूँ आई एम वर्थलेस, कोई मेरे को पूछता ही नहीं, तो क्या होगा, इन्फीरिटी आएगी, और इन्फीरिटी आ गई तो प्रॉब्लम चालू। अपने को बाबा पूछ रहा, कोई पूछे या ना पूछे, वो तो पूछ ही रहा है। और अपन खुद को भी कर रहे हैं, जो कल भी कराया। क्या कराया था, आई लव यू, यू आर सो गुड, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हेल्दी,
मैं भी करता हूँ, खुद को करता हूँ। ओह बहुत अच्छे हो। अब कोई कुछ कहता भी अरे ये क्या वो क्या, मैं उस बहन का थोड़ी ले लेता। मेरे सामने भी कई तरह के लोग आते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं पॉजिटिव भी रहते हैं, तो मेरे को पता लग जाता है ये क्या इसकी स्टेटस है, तो मैं अपन उसकी थोड़ी लेते हैं। अपन खुद को कहते हैं नो आई एम ओके। तभी तो का स्विच रिमोट कंट्रोल किसी को मत दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिवानी बहन का पूरा लेक्चर इसी पे रहता। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। तो वर्थलेस क्यों हुए? जब हमने जन्म लिया तो जन्म किसी मकसद के लिए लिया है, और उस मकसद को निकालना पड़ेगा कि मैं क्यों आया हूं और मुझे क्या करना है। वो खुद निकालो और वो काम करो जो जिसमें आपको खुशी मिले। आजकल जो जॉब सिलेक्शन हो रहा है, जो बच्चे ले रहे हैं, तो ज़्यादातर बच्चे अब वो कर रहे हैं कि जिसमें मेरे को खुशी मिले। आईटी वाले आईटी का जॉब छोड़कर कुछ और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मज़ा नहीं आता, तो अब ये कर रहे हैं। तो पहले से डिसाइड कर लो कि मेरे को जिसमें खुशी मिले वो करो। आजकल सैलरी को कोई नहीं देख रहा, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कुछ नहीं। मेरे को जिसमें खुशी मिलती है मुझे वो कर। अमेरिका से एक लड़की मिश्रा, उसका पहला नाम याद नहीं आ रहा है, इतना हाईटेक जॉब था, छोड़कर कलकत्ता के एक गांव में पढ़ा रही है बच्चों को। तो हर एक का अलग अलग मकसद रहता है, और वो जब अपन करते हैं तो मजा आता। तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेरी अंदर वो क्या छिपा हुआ है। तो जब वो पता लग जाता है तो अपनी वैल्यू अपने को पता लग जाती है। वैल्यू दूसरे नहीं करे, आप अपनी वैल्यू करो। लोग तो बोलेंगे, पर अपने को अपनी वैल्यू करनी। वैल्यूएशन खुद की खुद करो। और बाबा ने आपको पकड़ा है सबको, तो बाबा ने पकड़ा है तो है ना, कुछ तो है, तो वैल्यू हो गई ना। और लोग खुद ही आते हैं एंड में, जब सब हो जाता है आप करना शुरू करते हैं तो सब वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। दुनिया रिजल्ट चाहती है, वो दिखाओगे तो खुद ही आएगा। सेंटर्स पे जाते हैं। आप सब ने राजयोग का कोर्स भी किया है, आप सबको पता है आत्मा परमात्मा के बारे में। आत्मा परमात्मा, उससे जो हमें शक्तियाँ मिलती हैं, मेडिटेशन से शक्तियाँ मिलती हैं, उसके बारे में आज हम आपस में बात करेंगे। आप सबको पता है जो भारत देश है वो क्या है? अध्यात्म प्रधान। अध्यात्म प्रधान क्या होता है? कुछ को समझ नहीं आता होगा ना हिंदी का शब्द। अध्यात्म प्रधान क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। डिफरेंट क्या है, हमारे यहाँ धर्म है। कितने कल्चर हैं भारत में, न्यूज़ सुनते होंगे कभी कभी, तो सब बताते हैं कि भारत महान देश है, वहाँ पर अनेकों धर्म हैं, अनेकों संस्कृतियाँ हैं। जैसे कि बाहर के देश है वहाँ तो एक ही धर्म होता है। अरब कंट्री में चले जाएंगे तो मुस्लिम धर्म, यूएसए वगैरह में चले जाएंगे तो क्रिश्चियन का है ज़्यादातर। लेकिन एक भारत देश ऐसा है, यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग
तरह के लोग रहते हैं, कल्चर अलग अलग है, पढ़ते हैं ना, स्टडी करते हैं ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, सबसे पहली बात कि कहाँ रह रहे हैं, भारत महान देश में रह रहे हैं। और परमात्मा कहाँ आए, भारत में। तो देखो यहाँ पे सब अलग अलग धर्म के, अलग अलग कल्चर के भाई बहन रहते हैं और अपने अपने मान्यता अनुसार परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं ना रोज। जैसे कि कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, देवी देवताओं से जुड़ते हैं। कोई शिव शक्तियाँ, कोई देवों की पूजा करता है, कोई गुरुद्वारा साहब जाते हैं, कोई चर्च में जाते हैं। जिसकी जैसी मान्यता वो वैसे वैसे वहाँ जाते हैं। पर जाते क्यों हैं, किस लिए जाते हैं, परमात्मा से जुड़ने के लिए, उससे शक्ति लेने के लिए। पूजा अर्चना सब करते हैं, किस लिए करते हैं, परमात्मा से शक्ति लेने के लिए करते हैं। अब देखो, एक होता है बाहरी भौतिक शक्तियां, जैसे हम पूजा अर्चना करते हैं और कहते हैं, मान लो देव मंदिर में गए, ये भगवान मुझे तो पैसा दे दो, है ना। कोई कोई क्या कहता है, ये भगवान मुझे तो पास कर दो, ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, है ना। अच्छे मार्क्स ले, मार्क्स भी क्यों चाहिए अच्छे, ताकि हमें अच्छी जॉब मिल जाए। अच्छी जॉब भी क्यों चाहिए, ताकि हमारा रुतबा बने। रुतबा क्यों भाई, पैसा भी आएगा, रुतबा भी बनेगा। आफ्टर ऑल ये सारी चीजों को मिक्स करके किस लिए क्या मांगा हमने, पैसा, मान शान मांगा हमने, जो बाहरी रूप को दिखाता है, भौतिक रूप। हमारे किंगों के पास, जहाँ हम सब बहनों, आप भी अपना देख सकते हैं, सबके पास घर में पैसा है ना। पैसा भी होता है कि हम सुंदर भी होते हैं, सुंदरता भी एक शक्ति है, ठीक है। लेकिन ये कौन सी शक्ति, भौतिक, जो हमेशा हमारे साथ नहीं चल सकती। पैसा है, मान शान है, सुंदरता भी है, सारे साधन हमने ले लिए, घर में एसी लगवा लिए, गाड़ियां ले लिए, महलों में रह रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपका घर बहुत बड़ा है, महल है, और आप उसमें रह रहे हैं पूरे शान से, घर में कोई नहीं है और आप अकेले हैं, नाइट हो गई तो क्या होगा, अपने ही घर में डर लगेगा, अरे मैं इस रूम में सो जाता हूँ, मैं इस रूम में सो जाता हूँ, है ना, डर लगेगा ना, फियर, अंदर में वो डर। अब आप बताओ, आपके पास तो सब कुछ है, इतना बड़ा महल है, ठीक है, चाहे सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर हो, टीवी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें डर क्यों लगा, फियर क्यों अंदर में आया, कि किसी ना किसी चीज की कमी हुई ना। किस चीज की कमी, शक्ति की कमी हुई। कौन सी शक्ति चाहिए, एक तो जो भौतिक पदार्थ थे वो हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, और हमें जो ये फियर लगा, डर लगा, शक्तियों की कमी के कारण लगा। और शक्तियां कैसे आती हैं, अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से शक्तियां आती हैं। और अध्यात्म कहाँ से आता है, राजयोग से, मेडिटेशन से। राजयोग से ही हम अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। राजयोग सीखने से
हमारे अंदर वो फियर नहीं रहेगा। बहुत सारी शक्तियां परमात्मा से हमें मिलती हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले राजयोग है क्या है? राजयोग से हम क्या समझते हैं? योग माने जोग, राजयोग माने उस परम पिता परमात्मा से हमारा संबंध जोड़, उसको कहते हैं राजयोग। मैं आत्मा, मेरा पिता वो परमात्मा। राजयोग से हमें 3 चीजें मिलती हैं। चीजें तो बहुत सारी मिलती हैं, लेकिन मैं मेन बात करूं। राजयोग सीखने से सबसे पहले हमें क्या समझ आता? स्वयं के बारे में, मैं कौन हूं। सबसे पहले आप लोग सेंटर पे गए तो दीदी ने क्या सिखाया आपको? आत्मा के बारे में ना। तो वो किससे आया? सबसे पहला लेसन स्वयं की पहचान। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। ये मेरा भौतिक शरीर और मेरे अंदर चलाने वाली शक्ति कौन सी? आत्मा। कहाँ रहती है? यहाँ रहती है। आत्मा की शक्तियां ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम और शक्ति। ये हमारी इस आत्मा की शक्तियां हैं, जो कैसे पता लगी हमें? राजयोग के अभ्यास से। और दूसरी बात, संबंध किससे है? संबंध किससे बनाया? उस परम पिता परमात्मा से। मैं आत्मा और इस आत्मा का पिता वो परम पिता परमात्मा, जो कि सर्वशक्तिवान है। उससे ही मैं शक्तियां लेके सशक्त बन रही हूं। दूसरी बात क्या समझ आई? संबंध किससे बनाना है। और तीसरी बात, परिस्थितियों का सामना। परिस्थितियां आती हैं, कैसे हम उसका सामना करेंगे? जैसे मैंने कहा, आप घर में हैं, सब कुछ है आपके पास बाहरी, लेकिन क्या लगा? डर लगा अंदर ही, अंदर में डर लगा। फिर उस परिस्थिति का सामना कैसे करते? राजयोग के अभ्यास से निडरता आती है। तो हमें 3 चीजें सिखाता है। एक तो स्वयं की पहचान, दूसरा उस परम पिता परमात्मा की पहचान, तीसरा परिस्थितियों से कैसे हमने निपटना है। ये राजयोग हमें सिखाता है। तो सबसे पहले राजयोग का हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। उसके बाद राजयोग से, यानी उस परम पिता निराकार परमात्मा से हम जब संबंध बनाएंगे, तो उससे हमें जो शक्तियां मिलेंगी उसको हम कहते हैं शक्ति स्वरूप बनना। जो आज हम अष्ट शक्तियों के बारे में बात करेंगे, वो कैसे मिलेंगी? राजयोग के अभ्यास से। तो अभी हम सबसे पहले राजयोग का अभ्यास करेंगे। एक शक्ति स्वरूप होकर बैठेंगे। उसके बाद हम उस अष्ट शक्तियों की बात करेंगे, फिर उस पे हम प्रैक्टिकल करेंगे।
तो सभी तैयार हैं? सबसे पहले आपके सामने बाबा हैं, बाबा की लाइट और 7 रंग दिख रहे हैं आपको। हमने इन रंगों को आज अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, सभी बाबा की तरफ देख के स्टेट बैठेंगे। मैं कमेंट्री बोलूंगी, आपने उसमें अपने आप को स्थित करना है, क्योंकि आज हम सिर्फ सुनने नहीं आए हैं, अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करने आए हैं। ठीक है, तो अनुभव भी करेंगे। सबसे पहले बाबा की तरफ बैठ के शांत बैठे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे मस्तक में सफेद प्रकाश की किरणें निकलती हुई मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति हूँ। अलौकिक प्रकाश मेरे मस्तक से निकलता हुआ सामने बाबा, मीठे बाबा, आप सर्वशक्तिमान हैं। बाबा से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती हुई महसूस करें इन रंग बिरंगी किरणों को। बाबा मुझे सर्व शक्तियों का मालिक बना रहा है। मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ। बाबा से रंग बिरंगी किरणें आती हुई मेरे मस्तक में समा रही है।
बाबा मुझे सारी शक्तियाँ अर्पित कर रही हैं। मैं आत्मा शक्तियों की मालिक सूर्य की भांति चमक रही हूँ। मीठे बाबा गुणों के सागर मुझ पर प्रकाश की किरणें बरसाते हुए मैं और बाबा ओम शांति शांति शांति। देवियों को आपने देखा है ना, मंदिर जाते होंगे ना, टेम्पल में देवियां, उनको आप ध्यान से देखेंगी तो उनको अलंकार दिए हुए हैं बाबा ने। क्या कहते हैं उनको? शिव शक्तियां, अलंकारों से भरी है। पीछे हैंड्स लगे होते हैं जिसमें किसी में शंख है, किसी में कमल है, गदा दिया हुआ है। ये अलंकारों से भरपूर शिव शक्तियां कौन है? कौन है? आप ही तो। बाबा ने जब हम इन अष्ट शक्तियों से भरपूर बनेंगे तो हमारी ही तो वो शक्तियां हैं। देवियों को अष्ट अलंकार दिए हुए हैं ना पीछे, आपने आप जाके ध्यान से देखना है। वो कोई और नहीं है, हम ही शिव शक्तियां हैं। तो राजयोग के अभ्यास से हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये अष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं? सबको पता है? अष्ट शक्तियों के बारे में पहले सुना है आपने? तो अष्ट शक्तियां कौन सी है? सबसे पहले सहन शक्ति। राजयोग के अभ्यास से हमें सहन शक्ति आती है। आजकल आपको पता है ना, सहन नहीं किया तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी,
हर जगह पे सहन शक्ति। अब हम अपनी फैमिली में भी रहते हैं, मान लीजिए आपस में अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया और हमने उसको सहन नहीं किया तो क्या होगा? डिबेट हो जाएगा ना आपस में, है ना? तो जो ये सहन करना है कैसे आता है? राजयोग के अभ्यास से। उसके लिए हमें बाबा के साथ रोज जुड़ना होगा। इस कंटिन्यू अभ्यास से हमें वो शक्तियां आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। जैसे कि सहन शक्ति कैसे हम उसको डिस्क्राइब करेंगे? मान लीजिए एक स्टोरी है, जैसे महात्मा बुद्ध जी थे, तो कहते हैं कि वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, जैसे वो ना तपस्या करते हैं। तो कोई वहाँ के गांव के कोई बड़े इंसान आए, आके महात्मा बुद्ध जी को बोलने लगे, गलत गलत बातें, गालियां देने लगे। लेकिन महात्मा बुद्ध जी क्या करें? अपने कंटिन्यूली अपने तपस्या में बैठे हुए और उनको देख भी रहे हैं। तो जो वो इंसान है कंटिन्यूली गाली दे रहे हैं, खुद ही थक गए। फिर उन्होंने महात्मा बुद्ध जी से कहा, आपको समझ भी है मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैंने आपको क्या कहा है? तो महात्मा बुद्ध जी ने क्या कहा? कहा कि जब आप मुझे कोई चीज देते हैं और वो मेरे काम की नहीं है तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं, तो फिर वो चीज किसके पास रही? किसके पास रही? उसी के पास रही ना चीज। तो उसी तरह से ही जैसे वो इंसान महात्मा बुद्ध जी को क्या दे रहा था? गालियां, और वो हमारे काम की नहीं थी महात्मा बुद्ध जी की, तो उन्होंने उसको क्या किया? एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो जब महात्मा बुद्ध जी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो किसके पास रही वो? उसी के पास। तो फिर इंसान क्या कहते? तेरी की, यानी मैं अपने आप को ही गालियां दे रहा था। तो समझ आया आपको? कहने का मतलब क्या है? जब हमारे रियल लाइफ में हम स्कूल में जाते हैं, कोई शायद कॉलेज में भी जाता हो, है ना, पहले से भी, है ना, पढ़ते हैं ना। अब स्कूल में भी ऐसा हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं, किसी को ईगो ईर्ष्या होता है ना, तो कोई आपको कुछ कह दे और आपके वो काम की नहीं है, कि कोई आपको बोल दे कि आप झूठ बोलते हैं और आप तो झूठ बोलते नहीं हो, तो आपके काम की चीज नहीं है ना वो, ठीक है? तो आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि मुझे विश्वास है मैं झूठ नहीं बोलता। ऐसा है ना? मेरे में सब गुड क्वालिटीज हैं, तो हमने उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो लड़ाई किस बात की? समझ आया? तो सहन करने की जो शक्ति है, जैसे एक और भी एग्जाम्पल है, पेड़ होता है ना फ्रूट्स का, देखना आप मैंगो अभी लगे हैं तो मैंगो का पेड़ देखना भरा हुआ होगा, तो कोई उधर से जाएंगे, हम भी जाएंगे तो क्या करेंगे? तोड़ने लगेंगे ना उसको, कि पके हुए आम लगे हैं भाई। जो ऊपर वाला पेड़ होगा उसको क्या करेंगे? पत्थर से तोड़ेंगे ना। आप देखिए, फ्रूट से भरा हुआ पेड़ मैंगो से, और क्या पत्थर खा रहा है, लेकिन फिर भी हमें बदले में क्या दे रहा है? मीठा फ्रूट। तो हमें ऐसे बनना है। बाबा क्या कहते हैं? मेरे मीठे मीठे बच्चों, मीठे 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 बनना है। मीठे तभी हुए ना,
कड़वे थोड़ी बनेंगे। तो जिस तरह से ये ट्री की एग्जाम्पल है कि पत्थर खा के भी वो हमें क्या मीठा फल दे रहा है, हमें भी इसी तरह से ही अगर हमें सामने से कोई चोट भी पहुंचाता है, चोट माने इंटरनल कोई कुछ कह देता है, तो हमें उसको हमेशा ही मीठी वाणी से कहना है, क्योंकि हम कौन हैं? बाबा के बच्चे। हम रायों का अभ्यास करते हैं, सामने वाला नहीं करता है। हम में वो शक्तियां हैं, सामने वाले में नहीं है, तो हमें उसको माफ करना है। समझ आया? क्या सहन करने की शक्ति, ऐसे ही समाने की शक्ति होती है। सेकंड नंबर की शक्ति समाने की शक्ति। समाना और सहन करना ऐसे मिली जुली शक्तियां ही हैं। समाना अपने में बातों को समाना। कई बार क्या होता है कि हमें कोई बात बताता है, स्पेशली हम बहनों में, तो हम क्या करते हैं, उस बात को आगे बोल देते, अगले वाला आगे बोल देता और वो घूम के वहीं बोल देता। तो क्या होता है, मान लीजिए आपकी फ्रेंड आपको बोलती है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने किसी और से नहीं बताया है, क्योंकि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा बोलते हैं ना, होता है ना ऐसे, तो है ना। तो क्या होता है, जब वो हमें ट्रस्ट करके कोई बात बता रहे हैं, उन्होंने बता दिया, अब आपने क्या किया, समा नहीं सके, मान लीजिए, तो आपने क्या किया, वो बात आगे बता दी, आगे अपनी मदर को बता दी मान लीजिए, और मदर उसकी मदर की फ्रेंड, होता है ना, आपकी मदर ने उसकी मदर से बात किया और उसकी मदर ने फिर अपने बेटी से बात की, तो क्या हुआ, बात कहाँ घूम के पहुंच गई ना उसके पास। उसको कितना बुरा लगेगा, मैंने तो अपनी फ्रेंड को बताई थी, ये तो मेरी मम्मी तक पता लग गई। तो कहने का मतलब क्या है, हम समा नहीं सके, उसका ट्रस्ट टूट गया। समाना बहुत बड़ी कला है। कई बार आपको कोई अपना दुख आके बताता है, दुख बताते हैं ना, कई बार होता है ना। जैसे मान लो आपकी दादी है, कई बार कोई ऐसी बात वो आपसे करेंगे ना, पोती से करती है ना, तो दादी ने बात बता दी और हमने जाके अपनी मम्मी को बता दी, और मम्मी ने कहा अरे दादी मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, तो उनमें लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ, तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। तो ये जो समाना है बहुत बड़ी कला है। आएगा कैसे, कैसे आएगा, राजयोग के अभ्यास से। कंटिन्यूली जब इस आत्मा को उस परम पिता से हम जोड़ेंगे, तो उससे जो शक्तियां मिलती हैं उसमें ये समाने की शक्ति मिलती है। ठीक है, एक होता है सामना करने की शक्ति, तीसरी शक्ति सामना करना। हम क्या करते हैं, सामना करना भी इनसे मिलती जुलती शक्ति है। यहाँ पे सामना करना होता है, वहां पर हम क्या कर देते हैं, कई बार समा लेते हैं, और यहाँ पे समाना होता है, वहां पर क्या करेंगे, सामना कर देंगे। तो क्या हुआ, होगी ना लड़ाई। तो कैसे करना है, सामना कहाँ करना है, समाना कहाँ है, कौन सिखाता है, राजयोग। हमें सामना परिस्थितियों का करना होता है कि ऐसी परिस्थिति आई, मान लीजिए लाइट चली गई, गर्मी हो गई, तो हमें उस परिस्थिति का सामना करना है। ठीक है,
तो करने लग जाएंगे किसी को ब्लेम, अरे तुम्हारी वजह से लाइट चली गई है ना। तो क्या है, हम जो है व्यक्तियों का सामना करते हैं और परिस्थिति का सामना नहीं करते। हमें करना क्या है, परिस्थिति जो भी सिचुएशन आए हमें उसको हैंडल करना है, ठीक है ना। तो परिस्थितियों का सामना करना है और व्यक्ति को समाना है अपने। आ जाती हैं कि अभी तो हम छोटे हैं, सभी बड़े होंगे, कई तरह की परिस्थितियां आएंगी, तो हमें उनका सामना भी करना होगा। बहने को बहुत सशक्त बनना होता है, बाबा देता है वो पावर, और परिस्थितियों का सामना करके तभी बोलेंगे। माता पिता भी, लौकिक माता पिता भी बोलेंगे, अलौकिक भी बोलेंगे कि मेरे मीठे मीठे बच्चियां बहुत ब्रेव हैं। ऐसा ही होगा ना, ठीक है। तो सहन करना, सामना करना, समाना, समेटने की शक्ति। समेटना, पावर टू पैकअप भी बोलते हैं जिसको, पैकअप। अब आप घर से आए तो कैसे आए, मदर ने बोल दिया चलिए, दीदी ने बोल दिया मेरे साथ चलना है, कैसे आए, अपना अपना बैग पैक किया अपना अपना बैग। तो क्या हुआ, पैकअप, कि आज हम माउंट आबू जा रहे हैं, फटाफट पैकअप किया और आगे बैग लेके। अब यहाँ से जब 2 दिन बाद जाओगे तो कैसे जाएंगे, अपना बैग पैक किया और चल दिए। इसको कहते हैं समेटना, पैकअप। मान लीजिए आपकी रियल लाइफ में, देखिए कैसे होता है आपकी रियल लाइफ में। कभी कभी कोई अचानक से कोई आत्मा शरीर छोड़ जाती है, अचानक से छोड़ जाती है ना, तो क्या होता है, घर बार यही रह गया है ना, उसका जो महल बनाया था यही रह गया, उसकी गाड़ी यही रहेगी। इवन इफ आपने नोट किया होगा, उसका ये जो नाशवान बॉडी है, शरीर है 5 तत्व, ये भी तो यही रह जाती है, इसको भी तो हमें उठा के चलाते हैं, है ना। कुछ साथ जाता है, क्या जाता है साथ, आपके साथ में आपके कर्म जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म। आपने नोट किया होगा रियल लाइफ में, अपनी आपको देखो, जब कोई जाता है तो क्या कहते हैं पीछे से लोग, बंदा बहुत अच्छा था, ऐसा बोलते हैं ना, ये इंसान बहुत अच्छा था, हमने देखा उसको, उसने इतने लोगों की हेल्प की, है ना, वो इतना दान पुण्य करता था, बोलते हैं ऐसे, है ना। जाने उसके श्रेष्ठ कर्म ही याद किए जाते हैं। वो कितना सुंदर था, उसके पास कितना पैसा था, ऐसी कोई बात नहीं करते। पैसा कहाँ रहा, यहाँ, आज आपका है, कल आपके बच्चों का हो गया। पापा का पैसा किसका होता है, उसके बच्चों का। दादा का पैसा पापा का, पापा का पैसा उसके बच्चों का, बच्चों का पैसा उसके बच्चों का। तो क्या कहने का भाव है, पैसा साथ जाता है क्या, सामान साथ जाता है क्या, गाड़ी साथ ले जाओगे, शरीर साथ ले जाओगे, नहीं ना। तो पावर टू पैकअप हमें क्या सिखाता है, हमेशा अलर्ट रहना है, कभी भी पैकअप हो जाएगा। तो साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे, क्या ले जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म। तो हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज से ही बाबा के सामने हमने ये आज प्रण लेना है कि बाबा
मैं आपके पास आया हूँ यहाँ पे, मुझे शक्तियाँ दे, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की शक्तियाँ दे। सभी करेंगे ना, हम बाद में अभ्यास करेंगे तो उसमें बाबा को ये बोल, और बाबा जरूर हेल्प करेंगे। रोज रोज राजयोग के अभ्यास से ये शक्तियां हमें आती हैं श्रेष्ठ कर्म करने की। तो समेटने की शक्ति होगी, फिर सहयोग की शक्ति। जैसे आप सभी स्कूल जाते हैं, एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती, सहयोग करना क्या, तो कोऑपरेट करना एक दूसरे को। घर में भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे मदर है, दादी है, तो वो कैसे मिलके काम करते हैं ना सभी। अगर मिलके नहीं करेंगे तो एक इंसान कर पाएगा क्या घर के काम? अगर कर भी पाएगा एक इंसान तो वो थक जाता है, फिर वो इरिटेट होता है, फिर वो आपको दो सुना भी देता है। पता ही होगा ना आपकी मदर का, है ना, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन जब हम सहयोग से करते हैं, कि जैसे सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं, अपनी चादर को अपने जो ऊपर लेने वाला होता है, ठीक है, उसको क्या घड़ी करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप छोटे हैं क्या? सहयोग क्या होता है, हम लोग सो के उठे, अपने बेड को ठीक किया, अपनी चादर को घड़ी करके रखा, अपने पिलो को ठीक किया, इतना तो सहयोग कर सकते हैं ना। ये होता है सहयोग से। ये सब ने अपना अपना बेड ठीक किया तो मदर का काम कम हो गया, है ना। अब देखिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोग स्कूल में जाते हैं, है ना, आपका बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, ग्राउंड, वहां पे बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, जैसे कागज बिखरे होते हैं ना, ऐसे बिखरे हुए। अब टीचर्स आपको कहे कि भाई आपने पूरे ग्राउंड को साफ करना है, तो आप कर पाओगे क्या? ग्राउंड कितना बड़ा है, एक इंसान करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, और वो इरिटेट भी हो जाएगा, थक भी जाएगा। लेकिन जब हमें हमारा पीरियड होता है ना, वो फिजिकल एजुकेशन का होता है ना, जिसमें खेल कूद का भी होता है ना, तो हमें क्या बोला जाता है, जब मॉर्निंग में भी प्रेयर के बाद भी कई बार बोला कि आज हमारा ग्राउंड बहुत बिखरा हुआ है, सभी मिलके उसके पत्ते कागज उठाएंगे। तो क्या होता है, सब जब मिलके एक एक कागज उठाते हैं तो कितने टाइम में, 5 मिनट में ग्राउंड साफ। तो क्या हुआ, सहयोग, कॉर्पोरेट किया सबने आपस। सहयोग से ही काम आसान होते हैं और जल्दी होते हैं। अभी तो आप छोटे हो, जब आप बड़े होंगे, कंपनी में वर्क करेंगे, मान लीजिए जहाँ हम सेंटर पर भी सेवाएं देंगे, तो वहां पर भी क्या होता है, सहयोग से वर्क, ठीक है। एक बहन कोई वर्क करेंगे, सेवा करेंगे, दूसरी सेवा करेंगे। कंपनी में भी क्या होता है, सब लोग बैठते हैं, ऐसे ही ऑफिस होता है, वहां पर भी सहयोग से एक टीम वाले दूसरे टीम्स का साथ लेते हैं। अकेले वर्क कुछ नहीं होता है जीवन में, हमें सहयोग से एक दूसरों की जरूरत पड़ती ही है। क्या आप अकेले वर्क कर लेंगे? अकेले वर्क, अकेले काम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक दूसरे से मिलजुल के रहने में ही हमारी भलाई है। और ये सहयोग आता कैसे है? बाबा से जुड़ने से। जैसे सुना होगा ना, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, सुना है ना ऐसे। लेकिन क्या, सभी गांव वालों की मदद से इतना बड़ा पर्वत उठा लिया था।
इसी तरह से हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, उसको कैसे हम कर सकते हैं? सहयोग से। सहयोग किसका? माता पिता का ले सकते, भाई बहनों का ले सकते, आपस में ले सकते हैं। उससे ही हमारे काम आसान होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी शक्तियां मैंने बताई हैं? समाने की, सामना करने की, समेटने की, सहयोग की, और अगला निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की शक्ति। जैसे कि सबने डिसाइड किया होगा कि हमें बड़े होके क्या बनना है, बाबा की सेवा करनी है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, है ना? आपने देखा कि आपकी स्टडी में भी, लौकिक स्टडी में भी आजकल जो एग्जाम्स आते हैं, कैसे आते हैं? ऑप्शनल पेपर आते हैं ना, टिक करने के आते हैं ना ऐसे। तो आप लोग कैसे उसको करते हैं? आपके पास एक क्वेश्चन आता है और उसके क्या होते हैं? 4 ऑप्शंस दी जाती हैं। तो ऑप्शंस एक जैसी होती हैं चारों, थोड़ी थोड़ी मिलती होती है ना ऑप्शंस। तो फिर आप उसका कैसे उसको डिसाइड करते हो कि ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है? कैसे करते हैं? सबसे पहले अपने आप को क्या करते हैं? शांत करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं क्वेश्चंस पर कि ये वाला प्रश्न पूछा है। फिर उसको ध्यान से, उस जो ऑप्शंस दी होती है 4, वो रीड करते हो ना रीड। उसको रीड करके फिर एक आंसर पे आप टिक करते हैं। तो ये कैसे आएगा निर्णय? डिसीजन कैसे लेते हैं? अपने मन को शांत करके। मन को शांत कैसे किया जा सकता है? राजयोग के अभ्यास से। तराजू देखा है? उसमें एक इस तरफ बैलेंस जिसको कहते हैं हम, जब उसका जो कांटा होता है ना, पुराने टाइप का जो आता था, उसमें ऐसे कांटा होता है। जब इस तरफ वेट होता तो इस तरफ चला जाता है, और इस तरफ वेट होता तो इस तरफ चला जाता है। लेकिन जब समान वेट होता है, क्या रहता है? जब तराजू ऐसे सीधा होगा, 0 पे आएगा, तो उसका क्या 0 पे आएगा, तो उसका क्या निर्णय बिल्कुल राइट होगा। इसी तरह से ही बहनों, डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की शक्ति आप में कब आएगी? जब यहाँ पे 0 होगा, तब आप सही डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे 0 कैसे होगा? जब आपका मन शांत, जब आप उस परम पिता परमात्मा से जुड़ेंगे, आप बिल्कुल साइलेंस में, तो आपके जो अंदर में ये थॉट्स चलते हैं ना, वो कंट्रोल हो जाएंगे। योग में हम क्यों बैठते हैं, मेडिटेशन क्यों करते हैं? कि बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, मैं परेशान हो गया, तो मैं बाबा के पास जाता हूँ कि मुझे शांति में बैठना है। जब आप अपने मन को शांत करेंगे, अपने थॉट्स को 0 करेंगे, तो आप डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। और निर्णय क्या होगा? एक्यूरेट, बिल्कुल सही निर्णय होगा आपका। ऐसा ही है ना? अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपका क्वेश्चंस आ गया, उसके 4 ऑप्शंस आ गए, और आपने एक चूज करना है। आजकल जैसे आपको पता, सभी पेपर ऑप्शंस वाइज होते हैं। तो आपको एक चूज करने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना है। आप जीवन में भी तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये जो राजयोग का अभ्यास है सिस्टर्स, ये हमें सिर्फ और सिर्फ यही नहीं कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअल बन गया हूँ, ये तो जीवन जीने की कला है। ये हमने जीवन जीना कैसे है,
ये हमें राजयोग सिखाता है। राजयोग से ही हम देखो अब निर्णय भी कैसे लेंगे, मेडिटेशन से, राजयोग से निर्णय लेंगे, नहीं तो हमारे गलत हो जाएंगे ना। तो निर्णय लेने की शक्ति हमें कौन सिखाता है? परमपिता परमात्मा। फिर आता है एक परखने की शक्ति। परखना, आजकल आपको पता है दुनिया में कितना जीना मुश्किल हो गया है ना। आप लोग तो न्यूज़ भी देख लेते होंगे, हम तो देखते नहीं हैं। परखना, आजकल क्या करते हैं सभी, मीठा मीठा बोल के और अंदर में कुछ और चलता है। और हम भोले, जब हमारे साथ कोई ऐसे मीठा मीठा बोल जाता है कि नहीं ये ऐसे करने का, ये, तो हम उसको परख नहीं। और जब हमारी परख शक्ति नहीं होगी तो हम जीवन में गलत डिसीजन ले सकते हैं ना। परखने के बिना हम कैसे डिसीजन लेंगे? यस करूं, नो करूं। जैसे कि एक एग्जांपल देके मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक बच्चा जा रहा था रोड से, उसके साथ उसका गधा भी था, तो गधे पे बैठ के जा रहा था। रास्ते में उसको एक पत्थर मिला, स्टोन, वो चमकदार पत्थर। उसने साइड में पड़ा था, देखा पत्थर पड़ा हुआ, उतरा और स्टोन उठाया। उसने देखा बहुत खूबसूरत है, उसने अपने गधे के गले में लटका दिया, उसको चलने लग गया। जैसे ही थोड़ी दूरी पर पहुंचा तो आगे जाके देखा कि कोई ज्वेलर भाई है, उसने देखा उसका वो स्टोन, चमकदार स्टोन, उसने देखा कि इतना प्रीशियस महंगा स्टोन इसने भाई गधे के गले में लटका रखा हुआ है। अब वो तो ज्वेलर था, उसने तो पहली नजर में ही देख लिया कि ये स्टोन नहीं है, ये क्या है, डायमंड है। वो उस बच्चे के पास गया और पूछा, ये जो स्टोन है, पत्थर है, चमकदार पत्थर आप मुझे दोगे? मैं आपको पूरे 100 रुपए दूंगा। तो बच्चा उसको देखा, उसने कहा कि अगर ये मुझे इस पत्थर का 100 रुपया दे रहा है तो डेफिनेटली ये कोई महंगी चीज है। समझ गया ना वो? उसने कहा कि नहीं देना तो मुझे है, लेकिन मुझे इसके पूरे 200 रुपये चाहिए। अब भाई सामने वाला क्या बोले, ज्वेलर, नहीं 200 रुपये में नहीं। उसने सोचा मैं मना करूंगा तो बच्चा मुझे क्या है, वो स्टोन दे देगा 100 रुपये में। नहीं 200 रुपया तो कहता मैं नहीं दूंगा इसका। तो क्या हुआ, बच्चा आगे निकल गया और भाई इस तरफ। लेकिन भाई के मन में, उस ज्वेलर के मन में संकल्प चलता रहा। तो क्या, बच्चा जैसे कुछ दूरी पर पहुंचा, आगे एक और ज्वेलर मिल गया उसको। ज्वेलर मतलब होता है जो ये आपके ये चीजें बनाते हैं, है ना, ज्वेलर्स। उसने देखा कि ये स्टोन तो बहुत प्रीशियस है, ये तो हीरा है, और इसने गधे के गले में लटका रखा हुआ है। तो उसने बोला, बच्चे के पास गया, उसने कहा ये जो स्टोन है क्या आप मुझे देंगे? तो उस बच्चे ने क्या कहा, जी मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं पूरे 200 रुपए का दूंगा। तो ज्वेलर ने क्या कहा, अपने 200 रुपए निकाले जेब से, फटाफट उसको दे दिए और कहा ठीक है, और वो स्टोन लिया और चला गया। तभी जो पिछले वाला ज्वेलर था, उसके मन में संकल्प चला रहा था ना, वो भाग के आया उसके पीछे पीछे आवाज देता हुआ और बोला, अच्छा ठीक है कि आप मुझे ये 200 रुपए में ही दे दो। फिर क्या हुआ, बच्चे ने क्या कहा, अरे मैं तो वो स्टोन दे दिया। तो जो ज्वेलर था वो क्या कहते, तेरी की मूर्ख है तुम, इतना महंगा हीरा आपने 200 रुपए में दे दिया। तो बच्चा क्या बोला, कहता मैं तो मूर्ख हूं, मुझे तो परखने की शक्ति नहीं थी, लेकिन आपको तो पता था ना ये क्या है, हीरा है,
और आप क्या इतने महंगे हीरे का 200 रुपया नहीं दे सके? तो मूर्ख कौन हुआ? कौन हुआ? ज्वेलर। तो यहाँ पे बहनों ये समझने की बात है कि परखने की शक्ति, जब हम किसी चीज को परख लेते हैं कि ये चीज राइट है, तो उसके बाद क्या आ जाता है? निर्णय, यस और नो। अगर हमने एक चीज को परख लिया और निर्णय नहीं ले पाए, तब भी वो शक्ति व्यर्थ होगी ना। यानी परखा और यस और नो। जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्शंस पेपर आता है ना, पेपर आएगा, 4 क्वेश्चंस आएंगे उसके, परखा कि ये राइट है और उसमें टिक ही नहीं किया, निर्णय नहीं ले सके, तो क्या फायदा? इसलिए बाबा सिखाते हैं कि राजयोग के अभ्यास से हमें ये जो अष्ट शक्तियां प्राप्त होती हैं, परखना और उसके बाद निर्णय भी लेना, हमें कैसे आता है? बाबा से योग लगाने से। फिर उसके बाद आपको सामना करने का बता दिया, डिसीजन मेकिंग हो गया, निर्णय लेने का। ये जो सारी की सारी शक्तियां हैं, हमें कैसे मिली? बाबा से योग लगाने से। तो कौन कौन सी आपको शक्तियां बताई? कौन कौन सी शक्तियां बताई? सारी शक्तियां बोलेंगे। पहले सहन शक्ति, फिर समाने की शक्ति, शाबाश, फिर सामना करने की शक्ति, फिर समेटने की शक्ति, शाबाश, फिर सहयोग करना, फिर निर्णय लेना, डिसीजन, फिर उसके बाद परखने की शक्ति। और एक शक्ति होती है संकीर्ण से विरोध करना। आपने कछुए को देखा? कछुआ देखा है? वो कैसा होता है? टीवी में ही देखा। क्या होता है कि जब वो बाहर आ जाता है ना, तो वो ऐसे ऐसे बन जाता है ना, उसके ऊपर एक स्कल्प होता है, लेकिन जब वो चलता है तो अपने आप को ऐसे बिखेर लेता है। जब उसको जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो उस अकॉर्डिंग हो जाता है। अब हमें भी ऐसे ही करना है। आप देखिए, जो मेरे काम की चीज नहीं है उसको मैं नहीं सुनूंगा। मान लीजिए आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं और बस में आपको क्या कि आपका एग्जाम है और आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और आप साथ साथ में क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। सीट पे ऐसा करते हैं हम कई बार, है ना, मैथ का क्वेश्चन, और सारे तरफ क्या है? शोर है बहुत। जब वो शोर है तो शोर में मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप? बताओ, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। लेकिन जब आप राजयोग का अभ्यास कर लेंगे, बाबा से शक्तियां लेंगे, तो आप वो भी सॉल्व कर लोगे। कई बार हम लोग क्या, अच्छा एक मोबाइल देखते हो, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, मम्मी आवाज लगा रहे हैं, सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई देता ना। वो जो शक्ति है, यानी हम अपने ध्यान में वर्क कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो जो आवाज आ रही है वो हमारे कानों में नहीं पड़ रही है। ये क्या है? विस्तार से संकीर्ण करने की शक्ति। हमें ऐसा नहीं करना है जैसे मोबाइल में आप कर रहे हैं। टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम बहुत बड़ा धन है, समय बहुत बड़ा धन है। समय अनुसार हर चीज करनी है। टीवी देखने का समय है, मदर के साथ वर्क करने का समय है, पढ़ाई का समय है, सेंटर पे जाने का समय है, वहाँ पे दीदियों के साथ सेवा करने का समय है। हर काम समय पे करना, ठीक है? विस्तार से संकीर्ण, जिस चीज की हमें जरूरत है सुनने की उसको सुनना है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको नहीं सुनना है, ठीक है? ये शक्ति हमें कौन प्रदान करता है? राजयोग का अभ्यास, ठीक है?
तो सभी को सारी शक्तियां का पता लग गया और अपने जीवन में हम उसको कैसे उतार सकते हैं। ये क्या है, शक्तियां किस लिए है, ताकि हमारा जीवन सशक्त, सरल और मधुर बने। कैसे होगा, बाबा के साथ जुड़ के होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, बाबा के पास बैठेंगे, बाबा से इन शक्तियों का अनुभव करेंगे प्रैक्टिकल में। ठीक है, बाबा आपके सामने हैं, 7 कलर दिख रहे हैं और बाबा से शक्ति लेंगे। मैं धीरे धीरे आपको थोड़ा कमेंट्री बोलती जाऊंगी। ठीक है, आप सब ने अलर्ट होके बैठना है और आज बाबा से ये अष्ट शक्तियां लेकर ही जानी है। ठीक है, सीधे होके बैठेंगे सभी। बाबा आपके सामने मैं आत्मा शक्ति स्वरूप प्रकाश स्वरूप बाबा के सामने बैठी हूँ। मीठे बाबा, आप सर्वशक्तिवान हैं, शक्तियों के भंडार हैं। बाबा से निकलती हुई शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाती है। समाने की शक्ति, बाबा से प्रगति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती हुई सामना करने की शक्ति, मीठे बाबा, आप सर्वशक्तिवान हैं, बाबा से निकलती हुई तीव्र प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा में आती हुई समेटने की शक्ति, मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ।
सामना करने की शक्ति। मीठे बाबा, मैं आत्मा आज इन शक्तियों से भरपूर होके जाऊंगी। निर्णय लेने की शक्ति, बाबा मुझ में शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। परखने की शक्ति, ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, गुणों के सागर, शक्तियों के भंडार, सर्वशक्तिमान,